देखिएगा इधर, क्लास 10 तक आपका पूरा जो मैथमेटिक्स है ये 4 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, पहला पार्ट था आपका अर्थमेटिक, दूसरा पार्ट है अलजेब्रा, तीसरा पार्ट है ज्योमेट्री और चौथा पार्ट है स्टैटिस्टिक्स। अर्थमेटिक में आप पढ़ते हैं प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सबका सब क्या है, अर्थमेटिक है। क्लास 8 में जो आप पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, पढ़ भी लिए होंगे, भुला भी गए होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। इधर अलजेब्रा अच्छे से हम पढ़ाए हैं, एक हद तक हम लोग वहाँ पर गए हैं, अभी बहुत कुछ उसमें पढ़ाना बाकी है, लेकिन हाँ जितना आपका है उतना आपने उसने सीखा। दूसरा फिर उसका तीसरा ब्रांच शुरू होता है ज्योमेट्री, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, स्टैटिस्टिक्स। बस समझ में आ रहा है ना? आप लिख करके ले लीजिए कि अगर ये आप भुला भी गए हैं अर्थमेटिक, इन फ्यूचर जो भी मतलब कि आपके बड़े भैया होंगे जो कि जॉब का तैयारी कर रहे होंगे, वो जा करके देखिएगा तो लोग वही सारा सवाल बना रहे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का, टाइम एंड डिस्टेंस का। ठीक है, आप अलजेब्रा छोड़ देंगे तो बाद में जॉब लेना रहेगा तो फिर से वहीं पढ़ना पड़ेगा। और ज्योमेट्री तो अब तो भर भर के पूछा जा रहा है। ठीक है, और फिर स्टैटिस्टिक्स जिसको आप सबसे आसान समझते हैं, मीन, मीडियन, मोड, ये सब, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लगता है कि इसको क्या पढ़ना है, ये तो ऐसे ही है। ठीक है, तो ये अभी ऐसे ही है, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, इसमें दोनों आ जाता है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी दोनों आ जाता है। बाद में हायर क्लासेस में, आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, हायर क्लासेस में सबसे टफ पार्ट यही हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है इसका भी यूज होगा, इसका भी यूज होगा और इसका भी यूज होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं ज्योमेट्री पर। ठीक है, ज्योमेट्री का स्टडी करेंगे। बात समझ में आ रहा है? एकदम बिगिनिंग से शुरू करेंगे इसको। ठीक है, आज थोड़ा सा कम काम दिया जाएगा, कुछ दिन तक कम काम रहेगा, वर्क जो है कम रहेगा, बाद में धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा। और इसको लापरवाही से मत पढ़िएगा, एकदम बार बार बोल रहे हैं। ज्योमेट्री सबसे पहले बता देते हैं ज्योमेट्री का स्टडी कैसे होगा। यहाँ आप देख लीजिए, ज्योमेट्री आपका 3 पार्ट में चलता है। ज्योमेट्री जो है आपका 3 पार्ट में चलता है। ज्योमेट्री का जो है सेंट्रल पार्ट जो है, ठीक है, जैसे मैं अलजेब्रा का हम लोग पढ़े थे, अलजेब्रा का जो सेंटर जो है ना, फैक्टराइजेशन है। अलजेब्रा का सेंटर क्या है? फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन से पहले हम लोग पढ़ते हैं अलजेब्रा, और फैक्टराइजेशन के बाद जोड़ घटाव गुना भाग ये सब सीखे, कॉमन, ये सब क्या है, फैक्टराइजेशन से पहले का है। अब आप लोग फैक्टराइजेशन तक पढ़े हैं, फैक्टराइजेशन के आगे जो है आपको नहीं पढ़ना था, तो वहीं पर हम स्टॉप कर दिए। बात समझ में आ रहा है ना? उसी तरह से जो ज्योमेट्री है, ठीक है, इसका भी 3 पार्ट है। ज्योमेट्री का क्या है? 3 पार्ट। पहला है, इधर देखिएगा, इसका जो सेंटर प्लेट डिफाइन करते हैं, इसका जो आपका सेंटर होगा वो है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी, जिसमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में पढ़ना रहेगा। ठीक है, क्लास 8 में थोड़ा पढ़े भी होंगे, एस से एस, ए एस, ठीक है, एस एस एस। बस समझ रहा ना? कॉन्ग्रुएंसी जो है ज्योमेट्री का क्या है? सेंटर है, ज्योमेट्री का सेंटर है। कॉन्ग्रुएंसी से पहले का ज्योमेट्री आपको हेल्प करेगा कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने में। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंसी जहां आपने नहीं पढ़ा तो आगे का जितना भी ज्योमेट्री है सब एकदम आप उसमें हाथ ही मत लगाइए, क्योंकि उसमें कुछ पता आपको चलने वाला नहीं है। बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? यानी कि जो कुछ भी बेसिक हम लोग पढ़ेंगे, लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइंस एंड एंगल्स, फलना ढकना, जितना भी करेंगे, लीनियर पेयर, कॉरस्पॉन्डिंग, व्हाटएवर जो भी आएगा सब, वो सब कुछ पढ़ेंगे। क्या सीखने के लिए? कॉन्ग्रुएंसी। और कॉन्ग्रुएंसी अच्छे से सीखेंगे क्या पढ़ने के लिए? आगे का जितना भी है ज्योमेट्री उसका स्टडी करने के लिए। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? एकदम इसमें अलर्ट रहिएगा, एकदम जीरो से पढ़ाएंगे। ठीक है, जीरो से हीरो तक जाना है इसमें। समझ में आ रहा है ना? यार इधर देखिएगा, आते हैं थोड़ा ज्योमेट्री पर रोशनी डालते हैं।
कुछ बेसिक डिफिनीशन से शुरू करेंगे। बाबू इधर देखना, जियोमेट्री, ठीक है, क्या है, कैसे शुरुआत हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं। जियोमेट्री जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जियो और दूसरा है मेट्री, ठीक है। बात सुन रहा है ना। जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, लैंड। जैसे में ज्योग्राफी पढ़ते हो, ठीक है, तो जियो का मतलब वहां पर भी बताया जाता है अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। द स्टडी ऑफ अर्थ क्या होता है, जियोग्राफी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या है, जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, यानी कि अर्थ का मेजरमेंट। तो ज्योमेट्री का जो शुरुआत जो हुआ था ना, वो अर्थ के मेजरमेंट से शुरू हुआ था, ठीक है। ज्योमेट्री का शुरुआत किससे हुआ था, अर्थ का मेजरमेंट से। अगर हिंदी का बात किया जाए, हिंदी में भी ले लीजिए, इसका नाम क्या है, जयामिति। बात सुन रहा है ना, दो शब्द है, जया और मिति। तो जया जो है पृथ्वी, अमिति का मतलब होता है मापना, यानी कि पृथ्वी को मापना। बात सुन में आ रहा है। आज भी आप लोग गांव देहात में देखते होंगे, आपस के परिवार में या फिर अपने अपने घरों में भी देखते होंगे, अगर दो भाई का लड़ाई चल रहा है तो किस लिए भाई चल रहा है, जमीन जायदाद को लेकर के। ये सिर्फ आज का नहीं है, ये सदियों से चल रहा है, ठीक है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो कि सदियों से चलती आ रही है, जमीन जायदाद का। नहीं हम वहाँ पर लेंगे तो मेरा तेरा ज़्यादा है तो मेरा कम है, तो फलना ढकना, ये सब चलते रहता है। और जहाँ ज़्यादा कम का बात आ गया, वहाँ पर क्या शुरू हो जाएगा, मेजरमेंट, ठीक है। तो वहीं जो जमीन का जो मेजरमेंट जब शुरू हुआ, ठीक है, और वहीं धीरे धीरे क्या मतलब डेवलप हो गया, जियोमेट्री के बारे में। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। आगे जाइएगा, ये यही नहीं, आगे जा करके जो इंजीनियरिंग ये सब करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग ये सब, वहाँ पर भी इसका जो है यूज होने लगेगा, ठीक है। और सुन में आ रहा है ना। तो ज्योमेट्री का ये उपयोगिता है। ये कैसे शुरू हुआ, अर्थ के मेजरमेंट से। और जैसे जैसे लोग मापने के नए नए तरीके निकालते गए, ठीक है, हाँ ये एरिया इस एरिया के इक्वल है, कहीं पर खेत जो है ट्रायंगुलर है, कहीं पर क्वाड्रेटरल के शेप में है, एरिया कैसे इक्वल होगा, वो सब कुछ हम लोग आगे सीखेंगे। सुन रहा है ना। ये चीज आपको जो है, इसी का डेवलपमेंट आगे जाकर के क्या बोला गया, इसको ज्योमेट्री, यानी कि ज्यामिति। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब जरा देखिएगा, ज्योमेट्री के तीन इंपॉर्टेंट टर्म हैं, तीन इंपॉर्टेंट टर्म है। पहला है पॉइंट, दूसरा है लाइन, तीसरा है प्लेन। क्या है, पॉइंट, लाइन और प्लेन, ठीक है। पॉइंट का हिंदी क्या होता है, बिंदु, लाइन का रेखा, ठीक है, अब प्लेन का मतलब होता है सतह या तल। बस समझ में आ रहा है। अच्छा, पॉइंट का डिफिनीशन क्या है, पॉइंट का डिफिनीशन बताओ कोई। पॉइंट का डिफिनीशन पढ़ा होगा ना। अच्छा लाइन का बताओ, लाइन का। पॉइंट का डिफिनीशन बचपन में ये पढ़ते हैं, इधर इधर देखना, ये सब बेसिक डिफिनीशन है, ये सब याद रहना चाहिए। पॉइंट का क्या डिफिनीशन है, बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, ए ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग नो लेंथ एंड नो ब्रेथ। पढ़े हैं ना। एक वैसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका ना लेंथ हो ना ब्रेथ हो, ठीक है। लाइन का क्या पढ़ते हैं, एक वैसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका सिर्फ लेंथ हो, ठीक है। और इसका क्या पढ़ते हैं, प्लेन के बारे में तो अब पढ़ते नहीं है वहां पर। लेकिन ये जो डिफिनीशन है ना, ये बच्चों वाला डिफिनीशन है, ठीक है। ये डिफिनीशन क्या है, बच्चों का। अब इसको क्या कर देना, भूल जाना है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। क्योंकि ये डिफिनीशन में कोई भी कमी निकाल सकता है। जैसे में अगर हम ये पॉइंट यहाँ पर डाल दिए, ठीक है, अब बोल रहे हैं कि इसका ना लेंथ है ना ब्रेथ है। आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में क्लास 9th में सेल पढ़ा होगा, सेल पढ़ा होगा ना। तो सेल तो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, उसके बाद उसका रेडियस सब निकालते हैं। अंगेस्ट्रम में बताया हुआ रहता है सेल का रेडियस
किसमें मेजर किया जाता है? एंगस्ट्रम इन में, ठीक है। तो जो चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है जब हम उसको एंगस्ट्रम में माप सकते हैं। ये तो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये तो दिखाई दे रहा है, इसका कुछ तो लेंथ होगा, 1 mm ही होगा, 0.1 mm होगा, दिखाई दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा। बात समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत? तो फिर ऐसा डिफिनीशन क्यों दिया गया? इस डिफिनीशन को देने का मतलब है कि आप एक ऐसी चीज के बारे में सोचिए कि एक ऐसा चीज है ना जिसके पास लेंथ है ना ब्रेथ है, यानी कि क्या होगा, एकदम छोटा से छोटा वो होते चला जाएगा। यानी कि जिस आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल की कल्पना कर रहे हैं वो क्या होगा, उससे भी छोटा हो जाएगा। बस समझ आ गया ना? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट। ये जो आपको डिफिनीशन दिया गया था ये आपके अंदर एक कल्पना को क्रिएट करने के लिए दिया गया था। अब उस छोटे से चीज को अगर रिप्रेजेंट करना है, जैसे वही सेल जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी उसका क्या करते हैं, डायग्राम वग्राम बनाते हैं ना। उसमें राइबोसोम और क्या क्या फलना ढकना जो होता है सबको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया और क्या क्या रहता है वैक्यूल्स फलना ढकना सब उसमें रहता है। इधर देखो, उसी तरह से बाबू इधर देखना, इस चीज को भी जो ना दिखाई दे, ठीक है, जिसके पास ना लेंथ हो ना ब्रेथ हो, उसको अगर रिप्रेजेंट करना रहेगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक इस तरह का सिंबल से। तो अब जो है क्लास 9th में देखिएगा, आर डी शर्मा साहब का बुक देखिएगा, उसमें लिखा रहेगा पॉइंट और लाइन के बारे में, ठीक है। क्या? पॉइंट को दिस इज अनडिफाइंड, दिस इज अनडिफाइंड, दिस इज अनडिफाइंड, यानी कि इसको जो है डिफाइन नहीं किया जा सकता है। जो चीज आपने एक ऐसी चीज के बारे में कल्पना करने के लिए बोल दिया जिसका ना लेंथ हो ना ब्रेथ हो, ठीक है, ना लेंथ हो ना ब्रेथ हो, इसका मतलब को है ही नहीं। जब वो है नहीं तो उसके बारे में डिफाइन क्या करोगे? बात समझ में आ गया? ये ठीक उसी तरह का है जैसे मैं बचपन में मम्मी बोलती थी कि बाबू दूध पी लो, नहीं तो जो है चंदा मामा आ जाएंगे, नहीं तो बिल्ली आ जाएगी। बचपन में उनका उद्देश्य क्या था कि किसी तरह से आपको दूध को पिला देना, खाना को खिला देना। लेकिन आज अगर आपकी मम्मी बोले कि खाना खा लो नहीं तो बिल्ली आ जाएगी, हाँ ठीक है आ जाने दो, ठीक है। तो अब जो है समय क्या हुआ, बदल गया, ठीक है, तुम बड़े हो गए, तो वो जो प्रोसेस था वो भी क्या पीछे अब छूट जाएगा। अब तुम्हारी मम्मी वैसे बोलेगी भी नहीं। बस समझ में आ रहा है? तो अब ये जो डिफिनीशन है, इस डिफिनीशन की मदद से आपने कल्पना करना सीख लिया कि आप पॉइंट क्या है। अब आप उसको भूल जाइए। ओरिजिनल डिफिनीशन आ गया, पॉइंट, लाइन और प्लेन तीनों के तीनों क्या है, अनडिफाइंड है। वाला चीज हो गया, बात समझ में आ गया? इसको डिफाइन नहीं किया जाता। लेकिन अगर स्ट्रक्चर वाइज बात किया जाए, स्ट्रक्चर का बात करते हैं, तो पॉइंट क्या हो गया, ज्योमेट्री का सबसे छोटा यूनिट है, ठीक है। ये ज्योमेट्री का क्या है, सबसे छोटा यूनिट। जिस तरह से हमारे बॉडी का सबसे छोटा यूनिट सेल है, सेल का काम कौन करेगा, पॉइंट। बात समझ में आ गया? अच्छा, अब जो भी जो लाइन है, अगर आप कोई लाइन ड्रा कर रहे हो व्हाटएवर, ठीक है, लाइन का पहले तो जो डिफिनीशन बचपन में पढ़ते थे, ए ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग ओनली लेंथ नो ब्रेथ, ए ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग ओनली लेंथ नो ब्रेथ। समझ में आ रहा है ना? तो अब वो डिफिनीशन भी क्या हो गया, उसको डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि इसके बाद कुछ तो ब्रेथ है। और समझ में आ रहा है ना? 0.1 mm ही है तो सही। ये आपको कल्पना करने के लिए बोला गया था कि सोचिए आप एक ऐसा चीज है जो कि बहुत लंबा है लेकिन एकदम बहुत पतला भी है। बात समझ में आ गया? तो अब इसको कैसे डिफाइन किया गया? ऐसे तो अनडिफाइंड बोल दिया गया, लेकिन इसका स्ट्रक्चर वाइज अगर डिफाइन करना चाहें, ठीक है ना, स्ट्रक्चर वाइज क्या है, तो कभी ऐसा लिखेंगे, लाइन को अगर डिफाइन भी करना रहेगा तो क्या लिखेंगे, लाइन इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट। यहां देखिए, लाइन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट। क्योंकि लाइन बना कैसे होगा, जब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के नजदीक नजदीक ऐसे ऐसे रखते हम चले गए होंगे, क्या बन गया होगा, लाइन। लाइन को क्या बोला जाता है, लाइन इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट। यह स्ट्रक्चर वाइज डिफिनेशन है, ऐसे अनडिफाइंड माना गया है। स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं तो क्या है, लाइन इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट। बात सुन में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब बात करते हैं, अच्छा लाइन में भी बात करें तो लाइन कितने तरह के होते हैं,
लाइन कितने तरह के होते हैं? हिमांशु, लाइन कितने तरह के होते हैं? अरे उस लाइन की बात नहीं कर रहे, उधर देखना है, लाइन आ गया इधर। क्या तुम लोग 8वां में कुछ नहीं पढ़ा है ज्योमेट्री? इधर देखना। हाँ चलो इधर 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 देख। लाइन दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रेट लाइन, दूसरा होता है कर्व लाइन। ठीक है, इधर लाइन जो है दो तरह का, पहला स्ट्रेट लाइन, दूसरा कर्व लाइन। ठीक है, दोनों के डिफिनीशन में क्या अंतर है? स्ट्रेट लाइन का जो डायरेक्शन रहता है हमेशा सेम रहता है, और कर्व लाइन का डायरेक्शन क्या होता है, हर एक पॉइंट पर बदलते रहता है। जैसे हमने ऐसा कर दिया कि क्या हर एक पॉइंट पर इसका डायरेक्शन जो है क्या है, बदल रहा है। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन है इसका डायरेक्शन हमेशा सेम रहता है। क्लियर है? बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा प्लेन को भी डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, प्लेन को भी डिफाइन कर देते हैं। तो प्लेन का क्या डिफिनेशन है भाई? कलेक्शन ऑफ लाइंस। इधर देखना, अब इधर देखना। जैसे में यही जो तुम्हारे पास प्लेन है, ये प्लेन है तुम्हारे पास, ठीक है। ये जो प्लेन है कैसे बना होगा? एक लाइन है, इसके ऊपर भी क्या है, एक लाइन गया होगा। लाइन को एकदम पास पास लिखते चलते, ड्रा करते चलेगा, क्या बन रहा है? प्लेन बन रहा है। कोई दिक्कत? इसको क्या बोलेंगे? तो कलेक्शन ऑफ लाइंस, यानी कि जो प्लेन जो रहता है वो लाइन का भी कलेक्शन है। और लाइन किसका कलेक्शन है? पॉइंट का। इसका मतलब प्लेन किसका भी कलेक्शन है? पॉइंट का भी। लेकिन ऐसे बोलेंगे क्या हम लोग? प्लेन इज द कलेक्शन ऑफ लाइंस। अगर स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो ऐसे तीनों चीजें अनडिफाइंड। बात समझ में आ गया? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलो, तो ये भी कितने तरह का होते हैं प्लेन? इसका भी तो होता है ना, क्या क्या होता है हम भी भूल रहे हैं। फ्लैट नहीं, एक तो कर्व हो जाएगा, कर्व प्लेन हो जाता है, हो जाएगा। और एक क्या होता है? सरफेस का डिफिनेशन पढ़ा होगा ना, दो तरह के सरफेस होते हैं, एक कर्व सरफेस होता है, एक प्लेन सरफेस होता है। ठीक है, आप उसी को बोल सकते हो। प्लेन अगर बोला जाए तो सिर्फ मतलब जो डायरेक्ट समतल, जैसे बोर्ड की तरह। ठीक है, और कर्व सरफेस, ठीक है, जिसका मतलब कि जो कि प्लेन ना हो, यानी कि जिसका डायरेक्शन, हर एक लाइन जो है जिसका डायरेक्शन चेंज हो रहा हो। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ये आपका हो गया बेसिक चीज, इतना तो मतलब ये सब जानकारी होना चाहिए। अब 9th में जा चुके हो। चलो, मान लो कि खूब ज्योमेट्री पढ़ा दिए हैं, सारा ज्योमेट्री का सवाल भी बनने लगा। कोई पूछा ज्योमेट्री आता है, बोलेगा कि हाँ, बोल दिया डिफाइन पॉइंट, हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। अब क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। और समझ में आ गया? चलो इधर, चलो अब इधर देखना। इधर बाकी सबको तो डिफिनीशन पता ही नहीं होगा, रे किसको कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं, वो सब बताना है। तो जा देख ली इधर, रे क्या है भाई? सबसे पहले क्या होता है? लाइन। लाइन को अगर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो दोनों तरफ एरो लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं, और दो पॉइंट ले लेते हैं। ए भी एक लाइन है, दोनों तरफ एरो लगा दिए, इसका मतलब है कि इसको दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लाइन। ठीक है, लाइन का लेंथ इनफिनाइट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर फिर आ जाते हैं रे पर। ठीक है, यहाँ देखो, रे क्या है? तो जिसका एक एंड जो है फिक्स्ड हो। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? फिक्स्ड एंड। और ये जो एंड है आपको, जिसको आप बढ़ा सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, इसका भी लेंथ क्या होता है? इनफिनाइट होता है। क्लियर है ना? आगे बढ़े। ठीक, इधर देखना, ये आपका क्या हो गया? लाइन। ये आपका हो गया रे। और ये आपका तीसरा हो गया ए बी, जिसके दोनों एंड फिक्स हो, उसको क्या बोलते हैं? लाइन
सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ठीक है। जैसे में सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, और लाइन का टुकड़ा, यानी कि कोई लाइन है यहाँ से बीच का टुकड़ा ले ली, तो इसका जो लेंथ होता है क्या होता है, फिक्स्ड रहता है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब चलिए हम अपने टॉपिक पे जा रहे हैं। बात सुना रहे हैं ना, इधर देखिएगा। तो ये सब जो भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसको काउंट करते हैं यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर में। इसको क्या किस में काउंट करते हैं, यूक्लिड ज्योमेट्री। क्योंकि थोड़ा देर पहले आप लोग, कुछ दिन पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी शुरू किए थे, ठीक है, वही आपका इंट्रोडक्शन था। तो ज्योमेट्री आपको अलग अलग, इधर आगे के क्लासों में आपको ज्योमेट्री पढ़ना है, लेकिन अलग अलग टाइप से। जैसे में क्लास 10th में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट के हेल्प से, क्लास 11th में जाएंगे तो वहाँ से हमको पढ़ना पड़ेगा वेक्टर के हेल्प से 11th-12th में। बात समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा नहीं है कि ज्योमेट्री 9-10 में पढ़ना खत्म हो जाएगा, नहीं, ज्योमेट्री आगे भी पढ़ना है, लेकिन अलग अलग मेथड से। बात समझ में आ गया? और सब कुछ इसी का प्रॉपर्टीज होगा। और जहाँ ये बेसिक आपका गड़बड़ रहा तो वहाँ पर तो चलेगा भी नहीं, वहाँ पर आप एकदम पूरा तरह से फेल हो जाइएगा, ठीक है। यहाँ से एकदम अलर्ट हो जाइए, ये आपका भविष्य का एक बहुत बड़ा चीज़ तैयार होने जा रहा है। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर हम लोग शुरू कर रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा एंगल, ठीक है। एंगल क्या है, डिफिनीशन। तो एंगल एक ज्योमेट्रिकल फिगर है। कैसा ज्योमेट्रिकल फिगर भाई? जिसमें दो रे का जो फिक्स्ड एंड पॉइंट है वो सेम रहता है। दो रे का फिक्स्ड एंड पॉइंट जो है सेम रहता है। हमको पता है कि रे का जो एक एंड क्या होता है, फिक्स्ड रहता है, ठीक है। यहाँ देखिएगा, तो दो रे लिए, वो दो रे हैं, और दोनों का जो फिक्स्ड एंड क्या है, वो है सेम है। तो ये जो फिगर बना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, एंगल। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल। आगे बढ़ें। अब देखिए, अभी एंगल जो बना है, ठीक है, और ये जो दोनों रे हैं, दोनों जो रे हैं, इनको अब एंगल का पार्ट हो गया ना, इनको क्या बोला जाता है, आर्म। इनको क्या बोला जाता है, आर्म। कोई दिक्कत? इन दोनों रे का क्या हो गया, स्पेशल नाम पड़ गया, इसको क्या बोलेंगे, आर्म। क्लियर है, सुन में आ रहा है? अच्छा, अब देखिए बाबू, इधर देखना, इधर। अब ये जो है, थोड़ा सा तुम लोग को डिटेल में लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। आज सिर्फ एंगल का हम लोग चर्चा करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ देखना, अब यहाँ पर जो एंगल बना है, इसका बीच का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ये सब तो पढ़ा ही होगा कि अगर पूरा जो एंगल बनता है कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, पूरा एक चक्कर, ठीक है। तो मान लो कि हम बोले तो इस एंगल के बारे में बोल सकते हैं। सपोज करते हैं कि ये एंगल मेरा जो है 50 डिग्री है। कितना है, 50 डिग्री। तो हम पढ़ेंगे एंगल AOB कितना है, 50 डिग्री, ठीक है। तो कैसे जा रहे हैं, ए से शुरू कर रहे हैं ना, AOB कितना है, 50 डिग्री। क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा, तब अगर कोई बाहर से बोले कि ये एंगल बताओ ये कितना है, तो इसको लिखना है, कितना लिखेंगे, 360 माइनस 50 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 310। यानी कि जो बाहर वाला एंगल है वो कितना हो जाएगा, 310। यानी कि एक ही जो फिगर है, ठीक है, उसको आप दो तरीका से पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि छोटा वाला एंगल पढ़ें। बात समझ में आ रहा है? हम लोग कोशिश करते हैं छोटा वाला एंगल पढ़ें। ये एंगल कितना, 50 डिग्री है, या कोई बोले तो 310 डिग्री। हाँ, ठीक है, हम बता दे रहे हैं, इधर देखो, आगे जाकर के और इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए भी बता दे रहे हैं। अगर घड़ी के उल्टा दिशा में, घड़ी ऐसे रहता है, ठीक है, घड़ी ऐसे चलता है ना, इधर से 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलता है। अगर आप घड़ी के उल्टा दिशा में चल रहे हो तो उसको पॉजिटिव एंगल माना जाता है। ये सब आगे 11th का शुरू हुआ, ठीक है, ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं जाएंगे। सुना रहा है ना?
अच्छा अब देखिए, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में बात करो तो घड़ी की दिशा में, इसीलिए हम ऐसे मार्क किए हैं। यानी कि हम ए से कहाँ पर चले गए, बी पर। ए से कहाँ पर चले गए, बी पर, पॉजिटिव डायरेक्शन में गए हैं, कोई दिक्कत। तब इसको क्या पढ़ेंगे, एंगल ए ओ बी। एंगल कैसे लिखेंगे, ई वाला साइन से, एंगल का साइन है, एंगल ए ओ बी। क्या किए, ए से हम कहाँ गए जा रहे हैं बाबू, बी पर। तो कितना हो गया एंगल ए ओ बी, कितना डिग्री हो गया ये, 50 डिग्री, 50 डिग्री। ठीक है, इसको अगर लिखना है बाहर वाले को, बस समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर देखो क्या, कैसे जा रहे हैं, बी से ए पे जा रहे हैं, तो बी से ए हम ऐसे नहीं जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, एक हम डायरेक्शन बता दिए, पॉजिटिव डायरेक्शन, इस तरह से घूमते हुए। तो क्या लिखेंगे, बी ओ ए, एंगल बी ओ ए कितना हो जाएगा, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अगर डायरेक्शन आपका फिक्स हो गया तो हमको जब भी एंगल को अगर काउंट करना है तो ऐसे काउंट करना है, इधर के डायरेक्शन में। ठीक है, तब आप दोनों में डिफरेंस पता कर सकते हैं। क्या इसको क्या लिखेंगे, ए ओ बी, इसको क्या लिखेंगे, बी ओ ए। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत, ज़्यादा इस पर डिटेलिंग नहीं कर रहे, इसको यहीं पर रोक। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिएगा, अगर कोई एंगल है, अगर कोई एंगल है ए ओ बी, ठीक है, इसमें देखिए ये प्लेन में है ना, ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है इंटीरियर पार्ट ऑफ एंगल, इंटीरियर ऑफ एंगल, या फिर इंटीरियर पार्ट ऑफ, इंटीरियर ऑफ एंगल, इंटीरियर ऑफ एंगल। ये जो बाहर का जो पार्ट है इसको क्या पढ़ते हैं, एक्सटीरियर ऑफ एंगल। बात सुन में आ रहा है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। और ये सब जो पार्ट है, ये जो पूरा जो एंगल बना है ऑन द एंगल, ये पूरा प्लेन में बहुत सारे पॉइंट है। तो आपसे से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए पॉइंट पी कहाँ पर है एंगल के एस्पेक्ट में, तब क्या बोलिएगा, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल है। अगर हम पूछते कोई पॉइंट यहाँ पर है क्यू, ये कहाँ पर है, इंटीरियर में है। क्यों भाई, क्योंकि हम एंगल को ऐसे बढ़ा सकते हैं, जब हम इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये इंटीरियर में अंदर में आ जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, हम अगर यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए ऑन द एंगल, ये सब क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। ये सब जितना भी पढ़ा रहे हैं कल, इस सबका जो है एक कॉपी पर नोट्स बना करके, ज्योमेट्री का अलग कॉपी बनाओ, ठीक है। ये नहीं कि उसी अलजेब्रा वाला कॉपी पर उसको रगड़ रहे हैं, नहीं, ज्योमेट्री का एकदम सिस्टमेटिक अलग कॉपी। और ज्योमेट्री पढ़ना है तो कोशिश करो ये जो व्हाइट वाला जो पेज रहता है ना, वो वाला कॉपी खरीदने के लिए, लाइन वाला नहीं, ठीक है। चलो इधर, इधर देखना। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है ना। देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल में क्या है। तो टाइप्स ऑफ एंगल अगर पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं राइट एंगल से, राइट एंगल से, ठीक है, क्योंकि वो कंपेयर करता है। इधर देखना बाबू, राइट एंगल, राइट एंगल क्या है, जब दो स्ट्रेट लाइन इस तरह से रहें एक दूसरे पर, दो रे, इसको बोला गया कि ये राइट एंगल है। इसको क्या बोला गया, राइट एंगल। और इसका वैल्यू क्या हुआ, 90 डिग्री। बस समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। ये क्या है, राइट एंगल। अच्छा, अगर कोई एंगल, अगर कोई एंगल इस 90 से छोटा है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्यूट एंगल। तो पहला टर्म आता है, पहले तो राइट एंगल समझ जाइए, राइट एंगल यानी कि बाबू 90 डिग्री, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, एक्यूट एंगल।
बुक में क्या करता है कि सबसे पहले एक्यूट एंगल दे देगा, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। बस समझ आ गया ना, पहले तो कंपेयर करने वाला चाहिए ना, ठीक है। तो 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, और समझ आया ना। 90 डिग्री वाला को क्या नाम देते हैं? राइट एंगल। जो इस 90 से छोटा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल, ठीक है, एंगल लेस देन 90 डिग्री। ओके, इसका मतलब एक्यूट एंगल जो रहता है बाबू, एक्यूट एंगल जो रहेगा 0 से बड़ा रहेगा एक्यूट एंगल, और 90 से छोटा रहेगा। तो दिक्कत बराबर भी नहीं रहेगा। क्लियर है ना? अच्छा, फिर तीसरा पे आ जाते हैं। जो 90 से ज्यादा हो तो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस। उसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस। वह एंगल, द एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180, ठीक है। 90 से ज्यादा और 180 से क्या हो? कम हो। बात समझ में आ रहा है? ये सब कुछ समझ में आ रहा है ना? एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, क्लास मिस मत करना, बस यही बोलेंगे। यहाँ देखना, अब 90 डिग्री से बड़ा होगा ऑब्ट्यूस, और किससे छोटा हो जाएगा? 180 से, ठीक है। तो डायग्राम और अच्छा बनाया जाए। यहाँ आप देखिएगा, इधर इधर देखना, यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री, यहाँ पर है 180। वैसे तो एक 270 होता है, अभी आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। और यहाँ पर क्या हो गया फिर से? 370, 360। अगर कोई एंगल इसमें बन रहा है, ये सबके सब क्या है? एक्यूट हैं। ये सबके सब क्या है बाबू? एक्यूट एंगल है। और ये जो है इसे, ये क्या है? राइट एंगल हो गया। अगर कोई एंगल इधर बन रहा है, ये क्या होगा? ऑब्ट्यूस होगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अभी जो 180 डिग्री है इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। बात समझ में आ रहा है ना? तीसरा के बाद चौथा आ गया स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बोले तो 180 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? स्ट्रेट एंगल बोले तो 180 डिग्री। क्लियर है? आगे बढ़ें, ठीक। फिर अब 180 तक आ गए हैं, तब वैसा एंगल जो 180 से ज़्यादा हो, ठीक है, इसका कंपेरिजन नहीं करते हैं, इसको हटा दीजिए, नहीं इसको हटा, और 360 से कम हो। 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो, यानी कि कुछ ऐसा एंगल इस तरह का, कुछ ऐसा एंगल इस तरह का। कैसे नापेंगे? यहाँ से शुरू करेंगे नापना और यहाँ तक जाएंगे। बस समझ में आ रहा है? इसको नापना है, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक आएंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत? उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं बाबू? रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। वह एंगल जो कि 180 से बड़ा हो और किससे छोटा हो? 360 से, ठीक है। यानी कि 180 से बड़ा होता है रिफ्लेक्स एंगल, और छोटा होता है किससे? 360 से। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? ठीक। फिर आ जाते हैं, लास्ट है 6 कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, ठीक है, यानी कि पूरा एंगल बन गया। यहाँ से शुरू किए थे और यहीं पर आ गए, ठीक है। तो क्या होगा? पूरा पूरा सर्कल बन गया। तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इनका रिप्रेजेंटेशन भी देख लेना। इधर राइट एंगल इस तरह से, एक्यूट एंगल इधर से, ऑब्ट्यूस है, ठीक है, स्ट्रेट एंगल है, ठीक है ना। यहाँ पर ओ रहेगा, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, उसको अपना लिख लेना, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि ये वाला पार्ट तो एक्यूट है, बाहर का बात करेंगे। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अच्छा, कंप्लीट एंगल पूरा पूरा गोला, यानी कि ऐसे वो बनता है, एक ही लाइन दिखाई देगा, यानी कि लाइन से हम चले थे घूमते हुए, फिर क्या हो गया?
इसी पर आ गए, यानी कि मेरा ए और बी क्या कर गया, ओवरलैप कर गया, यानी कि दोनों जो रे है एक दूसरे पर क्या कर गया, ओवरलैप कर गया। सुना गया? इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल, बोले तो 360 डिग्री। समझ आ गया? कोई दिक्कत है? बेसिक डिफिनीशन ये सब क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, 2 डिफिनीशन और उसके बाद छुट्टी कर देंगे। कल से हम लोग सवाल बनाना शुरू करेंगे, ठीक है? कल यहीं पर एक एक्सरसाइज खत्म होगा, दूसरा का शुरू भी हो जाएगा। कल से एकदम फास्ट स्पीड निकलेगा। इधर देखना, इसको इरेज करें। चलो ये बाबू इधर देखना, यहाँ पर आ रहा है कुछ सीखने लायक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इधर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल्स, यानी कि एक से ज़्यादा चीज रहेगा, एक से ज़्यादा एंगल रहेगा, 2 एंगल रहेंगे। 2 एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाएगा कब, जब उनका सम कितना हो, 90 डिग्री हो। सम का मतलब जोड़। 2 एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाएगा। इधर 2 एंगल्स आर सेड टू बी complementary if their sum is 90 डिग्री। 2 एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे कब, जब उनका सम 90 होगा। ठीक, नहीं 2 से ज़्यादा नहीं, 2 ही। इधर समझ आ रहा है? और दोनों एंगल को, मान लीजिए सपोज करते हैं एंगल ए और एंगल बी था, अगर इनका सम 90 है तो इनको एक दूसरे का क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट। दोनों को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और एक दूसरे को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। बस सुना रहा है? क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। ए इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, बी इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। बस सुना गया? कोई दिक्कत? जैसे मैं इधर देखना, एग्जाम्पल 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 60, क्योंकि एक वैसा एंगल चाहिए जिसको इसमें जोड़े तो कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री। तो 30 में कितना जोड़ेगा कि 90 हो जाएगा, 60। तो 30 प्लस, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा बाबू, 60। 60 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 30। ठीक है, 10 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, कितना, 80, और 80 का 10, 50 का कितना होगा, 40, 40 का। एक वैसा एंगल बताओ जिसका कॉम्प्लीमेंट उसी के बराबर हो, 45, क्योंकि 45 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 45 ही होगा। 45 डिग्री वह एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, उसी के बराबर होगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, एक लास्ट है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। यहां देखना, सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, जब 2 एंगल का सम क्या हो, 180 हो। 2 एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री। अगर दोनों का सम 180 है तो उसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री। ठीक है, जैसे मैं कोई पूछ दे 60 का सप्लीमेंट्री बताओ, 120, 30 का 150, ठीक है, 110 का 70। एक वैसा एंगल बताओ जिसका सप्लीमेंट उसी के बराबर हो, 90, क्योंकि 90 का सप्लीमेंट क्या होगा, 90। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कल इसी पर हम लोग और क्वेश्चन बनाएंगे। एंगल्स का आइडिया हो गया।